गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमें ये समझना है कि प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी फोल्डिंग के बाद वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। जब एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनती है पहली बार, जिसको हम डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड या कुछ और नाम देते हैं, तो वो वाली जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं प्राइमरी। ये कहाँ पर बनती है? ये बनती है राइबोसोम में। ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम अल्फा फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और ये असल में होती क्या है? ये एमिनो एसिड की चेन होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक एमिनो एसिड में एक एंड होता है कार्बोक्सिलिक एंड और एक एंड होता है एमिनो एंड। तो इसका मतलब इस चेन का भी एक एंड होगा एमिनो एंड, एक एंड होगा कार्बोक्सिलिक एंड। तो जो कार्बोक्सिलिक एंड जिसका फ्री होगा उस एमिनो एसिड को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिनो एसिड, या फिर उसको एक नाम दिया है सी टर्मिनल एमिनो एसिड। इस एंड पे जो एमिनो एसिड होगा उसको कहेंगे सी टर्मिनल एमिनो एसिड। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वाला एंड कहलाएगा सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का वाला ग्रुप फ्री है। यहाँ पर क्या फ्री है? यहाँ पर NH2 ग्रुप फ्री है। इसका मतलब इससे आगे और कोई अटैच नहीं है, तो इसे कहेंगे एन टर्मिनल एमिनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जो कि स्ट्रेट चेन है एमिनो एसिड्स की बनी हुई और वो राइबोसोम्स में बनती है। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग की वजह से बनने वाला स्ट्रक्चर, उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं हेलिक्स। हेलिक्स यानी कि इस तरह की फॉर्म जो कि अपनी एक्सिस पर फोल्ड होने की वजह से बनती है। या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं शीट्स लाइक स्ट्रक्चर, कि जिसमें चेन्स के दो डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रन करने की वजह से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बने। जैसे शीट बनी है यहाँ पर, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है यानी कि 2D स्ट्रक्चर है। तो इसको क्या कहेंगे? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये वाली जो चीज थी, ये तो 1 डायमेंशन वाली चीज थी। अब यहाँ पर ये जो चीजें बनी है 2 डायमेंशन वाली चीजें, तो इसमें इसीलिए क्या कहते हैं? बीटा। अब प्लेटेड शीट तो इसलिए कहते हैं क्योंकि शीट लाइक स्ट्रक्चर है। और प्लेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्लीट्स होते हैं। व्हाट आर प्लीट्स? प्लीट्स का मतलब होता है फोल्ड्स। जैसे कि ये वाली जो शीट है, ये इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारे सामने दिख रही है, बल्कि इस तरह से होती है कि अगर हम इस पेपर को एक प्लेटेड शीट मान लें और उसमें ये वाली जो चीज़ हमें बीच में लाइनिंग दिख रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लीट। ये पूरी क्या हो गई? शीट, और ये क्या हो गई? प्लीट। तो इस तरह के एक से ज़्यादा प्लीट्स भी इसमें हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के और फोल्ड होने की वजह से बनता है। ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसा होता है? एक मास जैसे कि बॉल होती है, या फिर ग्लोबुलर मास, या फिर 3D स्ट्रक्चर जैसे कि ऊन का गोला होता है, उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है कि अपने ही एक्सिस पर बीटा प्लेटेड शीट या फिर इन हेलिक्स के लिपटने की वजह से या फोल्ड होने की वजह से जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में 3D डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन दिया है। नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। फिगर 9.4 में जो बी है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया कि जो चेन थी एमिनो एसिड की, वो किस तरह से फोल्ड हुई कि उससे एक 3D स्ट्रक्चर बना।
इसको क्या कहेंगे, इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अब इन्होंने ये लिखा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर फाइनल फोल्डिंग होती है कुछ प्रोटीन्स के अंदर, यानी प्रोटीन की फंक्शनल स्टेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एमिनो एसिड चेन तो इस तरह से लिखी हुई है, ये खोल के अगर ये सीधी हो जाए तब ये अपनी जो फंक्शन है वो खो देगा। यही कारण है कि कई बार ये देखा जाता है कि जैसे ही हम हीट देते हैं प्रोटीन्स को तो वो अपनी जो एक टर्शियरी फॉर्म है ये खो देते हैं और वो स्ट्रेट चेन बन जाते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स को अगर हीट दी जाए तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल इसीलिए हुए क्योंकि जैसे हीट मिली तो वो सारे बॉन्ड्स जो कि उनकी टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल किए हुए थे वो सारे बॉन्ड्स खुल जाते हैं और ये फिर से ये स्ट्रेट चेन एमिनो एसिड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से, और उससे होगा क्या, उससे उनकी जो एक्टिव साइट्स थी वो लॉस हो जाएगी। अभी आएगा टॉपिक एंजाइम्स वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव साइट क्या होता है और वो क्यों सिग्निफिकेंट होता है एंजाइम की फंक्शन के लिए। इसके बाद बात आती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी के बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर दो प्रोटीन्स के टर्शियरी फॉर्म्स एक दूसरे के साथ ही हैं तो उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज के केस में हमें देखने में आता है कि एक हेवी चेन पॉलीपेप्टाइड के साथ प्रेजेंट होता है एक लाइट चेन पॉलीपेप्टाइड और इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। ये मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें ये जो लाइन मैंने बनाई ये किसको दर्शाती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को दर्शाती है जो हैवी वाली है यानी बड़े वाली है, और ये किसको दर्शाती है छोटे वाली, ये लाइट चेन पॉलीपेप्टाइड को दर्शाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया एंटीबॉडी लाइट हैवी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाटरनरी का, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 चार तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ मिलकर बनाती हैं उस स्ट्रक्चर को जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में भी चार तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स के टर्शियरी फॉर्म्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक साथ मिलके ये वाली जो चेन है, 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 चारों के क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है और ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सबके अंदर प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ प्रोटीन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात आती है आगे देखो हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा है, एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट्स, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हैंस 2 सबयूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सबयूनिट्स ऑफ बीटा टाइप कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB, है ना, वही मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन अ पॉलीमर। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन ए पॉलीमर। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि किस तरह के यूनिट्स के बीच में किस तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने दिया है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड्स के बीच में, और मैंने समझाया भी था कि एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से, यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूल जब वहां से लॉस्ट होता है। और इसके बाद आगे आती है बात ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये प्रेजेंट होता है किसमें, मोनो सैकेराइड्स के बीच में। इसका मतलब ये कौन से मैक्रोमोलेक्यूल में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पॉलीसैकेराइड्स में। इसके बाद बात आती है, इसके बाद आएगी बात दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स।
अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, अब आती है बात न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला बॉन्ड तो होता है ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एक तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक। इसके अलावा एक और बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है फॉस्फो डाइएस्टर। ये प्रेजेंट होता है किसके बीच में, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब ये तो चीज है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड्स को इस तरह से पढ़ते हैं कि वो असल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है। लेकिन असल में वो ये चेन बनाने के बाद 2D और 3D स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। उनकी 2D और 3D स्ट्रक्चर्स की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय DNA इज द फेमस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। अब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में उन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इसको एक न्यूक्लियोटाइड चेन माने और ये न्यूक्लियोटाइड चेन का एक एंड पर प्रेजेंट है 5 प्राइम और एक एंड पर प्रेजेंट है 3 प्राइम, तो दूसरे वाली जो हेलिक्स होगा यानी दूसरे वाली जो न्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो इसके पैरेलल रन करेगी, लेकिन उसका इस साइड होगा 5 प्राइम एंड और इस साइड होगा 3 प्राइम। ये 5 और 3 क्या होता है? 5 और 3 का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें कार्बन की जो काउंटिंग हम किस तरह से करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम इस तरह से बने, ये वाला मैंने तुम्हें बना के दिखाया था कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं पेंटोज शुगर को, ये एक न्यूक्लियोटाइड में बना रहा हूँ, यहाँ पर जुड़ा है एडेनिन, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है OH, यहाँ पर प्रेजेंट है OH, यहाँ पर प्रेजेंट है OCH2 और उससे जुड़ा हुआ है फिर P, E के बाद यहाँ O के बाद यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में तुम ये देखो कि यहाँ पर तो O है, तो हम काउंटिंग किस तरह से करेंगे कार्बन की? ऐसे साइक्लिक, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये कौन सा है? 5th कार्बन। क्योंकि IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की जो चेन होती है उसमें हम क्लॉकवाइज तरीके से काउंटिंग करते हैं। तो अब ये जो सेकेंड कार्बन है इस पर OH ग्रुप है, इसका मतलब ये कौन सी शुगर है? ये राइबोज शुगर है। अगर यहाँ OH ग्रुप ना होता तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी कि DNA नहीं है, ये RNA है। अब आती है ये बात, ये जो 3 वाला OH ग्रुप है, ये 3 वाले OH ग्रुप के नीचे क्या होता है? दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये वाला जो कार्बन है, 5 वाला कार्बन, इस कार्बन की लिंकेज किसके साथ होगी? ठीक है, इस कार्बन की लिंकेज किसके साथ है? इसके साथ है। अब ये फॉस्फेट किसके साथ लिंक बनाएगा? अगले वाले न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उस न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट प्रेजेंट है, जैसे कि इसका फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला जो न्यूक्लियोटाइड है, सपोज यहाँ पर उसका जो OH ग्रुप है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो ये 5 वाला एंड होगा वो फ्री होगा
और जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका क्या होगा, 3 वाला एंड नीचे फ्री होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर एक तरफ 5 बनाया है, एक तरफ 3, एक तरफ 5, एक तरफ 3, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो चेन खत्म होनी है। वहां पर क्या होगा, एक एंड फ्री होगा और उसे हम क्या कहेंगे, 5th कार्बन, या फिर नीचे की तरफ क्या होगा, 3rd कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज इन डबल हेलिक्स, वो मैंने बना ही दिया। 2 strands ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल, दैट इज रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर आर फॉस्फेट शुगर चेन, ये देखो शुगर फॉस्फेट, यहाँ पर भी क्या है, इसकी शुगर और ये फॉस्फेट, तो ये जो बैकबोन होती है वो इस तरह से बनती है। लेकिन ये जो बेसिस होते हैं, जैसे इसका भी बेस होगा कोई ना कोई, सपोज इसका बेस है साइटोसिन और इसका बेस है साइटोसिन, तो ये जो बेस होते हैं ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये वाली जो हेलिक्स है इसके बेस कहाँ होंगे, अंदर की तरफ, अंदर यानी कि साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, इस तरह से। तो जो सामने वाली हेलिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सी के सामने प्रेजेंट होगा जी, ए के सामने प्रेजेंट होगा टी, और सी के सामने क्या प्रेजेंट होगा, जी। ठीक है, पेयरिंग इस तरह से होती है हमेशा, सी के सामने आता है जी और बॉन्ड होता है ट्रिपल, ए के सामने हमेशा आता है टी और बॉन्ड होता है डबल। इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, अब आती है बात, the nitrogenous bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside, ये अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये देखो। A and G on one strand compulsory base pairs with T and C respectively on the other strand. There are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen bonds between G and C, वो तो मैंने दिखाई दिया। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। इससे पहले हमने जो बॉन्ड पढ़े थे वो क्या थे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, क्योंकि वो कोवेलेंट थे। तो ग्लाइकोसिडिक हो या फॉस्फोडाइएस्टर, वो हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। और ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये वीक होते हैं, यानी कि हीट देने से या किसी दूसरी कंडीशन से भी ये ब्रेक हो जाते हैं। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस, है ना, ये जैसे गोल घुमावदार सीढ़ियां चढ़ती हैं उसकी तरह ये है। Each step is represented by a pair of bases. At each step of ascent, the strand turns 36 degree. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बेस इस तरह से प्रेजेंट है ना, कि यहाँ पर ये वाले स्ट्रैंड का A है और इसके सामने दूसरे स्ट्रैंड का T है, तो जब अगला वाला बेस आएगा इस तरह से, कि यहाँ आएगा C और यहाँ आएगा G, है ना, घुमा के मैंने इसके बनाया क्योंकि ये हेलिक्स घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 36 डिग्री। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कि गोल घुमावदार सीढ़ियां जो होती हैं उसमें एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में एक एंगल होता है, तो यहाँ जो एंगल है वो है 36 डिग्री। और ये तुम जानते हो कि 360 डिग्री घूमने के लिए ऐसी कितने स्टेप्स लगेंगे, ऐसी 10 सीढ़ियां लगेंगी, है ना। तो इसका मतलब 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, 10 न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीट हो चुकी होंगी जबकि 360 डिग्री का टर्न आएगा, है ना, क्योंकि एक दो एडजेसेंट के बीच में जो एंगल है वो है 36 डिग्री। ठीक है, तो यही बात इन्होंने लिखी है। 1 full turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pairs. At I'm drawing a line diagram, which would be 34 angstrom. 34 angstrom का मतलब क्या होता है, एक स्टेप और दूसरे स्टेप, है ना, एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम दो स्टेप्स के बीच की दूरी। और ये जो 10 स्टेप होंगे, यानी कि जब वो 360 डिग्री घूमकर वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका होगा, 3.4 इंटू 10, तो कितना आ गया, 34 एंगस्ट्रॉम। दो एडजेसेंट स्टेप्स यानी सीढ़ियों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 10 स्टेप्स जब घूम के वो वापस उसी पोजीशन पे आएंगे
तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका होगा वर्टिकली, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। द फॉर्म ऑफ डीएनए विद अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर इज कॉल्ड बीडीएनए। तो ये सारे जो डायमेंशंस मैंने दिए 36 डिग्री, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम, ये किसके लिए हैं? बीडीएनए के लिए। डीएनए के और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि एडीएनए या फिर जेडीएनए। In higher classes, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabets with unique structural features. तो ये जो फीचर्स हैं या ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं हर एक अलग अलग टाइप के डीएनए के साथ। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आज वाला जो टॉपिक है इसकी कुछ क्वेरीज हो तो जरूर